हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो हमने 51 क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 52 से डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड के बराबर आपके लिए पता होगा कि 0.54 किलोग्राम होता है। 0.54 किलोग्राम एंड की अगर ग्राम में पूछता तो यहाँ पर 453 ग्राम होता है। 453 ग्राम होता है, ठीक है, 453 ग्राम होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाइल मार्किंग विद अ वर्नियर हाइट गेज द वर्क पीस इज जनरली। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को यानी वर्क पीस को कहाँ पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर पकड़ते हैं या रखते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, एक बात और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि मेरे आंसर बताने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। आंसर आप कमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें लिखा गया है सपोर्टली एन एंगल प्लेट, कोणी प्लेट के द्वारा आश्रय द्वारा, सपोर्टेड बाय अनदर वर्क पीस, किसी अन्य वर्क पीस के द्वारा एक या हाथ द्वारा पकड़ के, हेल्ड विदाउट सपोर्ट। तो हम जो एंगल प्लेट जो हमारा होता है मार्किंग टू एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देकर हम किसी वर्क पीस को पकड़कर आश्रय देकर वर्नियर हाइट गेज से वहाँ पर मार्किंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर 54 है द साइज ऑफ अ वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय। किसी वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो हमारा वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसका साइज हम उसकी बीम की ऊंचाई से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर स्टील रूल इज इस्पात नियम एक है। क्या है आपका? ये एक डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपने DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमने अपडेट कर दिया है, कुछ और PDF आपको ऐड कर दी हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट वाली, जैसे कि सभी धातुओं के अधातुओं के पदार्थ के सभी के मेल्टिंग पॉइंट आपको एक PDF में हमने एक ही PDF में एक जगह पर स्थित किए हैं, लिखे हैं, ताकि आपको एक ही जगह सारे धातुओं को मेल्टिंग पॉइंट मिल सके और आप याद कर सकते, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और गाइज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने PDF बनाई है जिसमें से आपके कम से कम 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर ऐसा हमने वहाँ पर डिज़ाइन किया है, इस तरीके से वहाँ पर लिखा है PDF को। उसमें आपके लिए 33 या 34 वहाँ पर आपको पेज देखने को मिल जाएंगे। 34 पेज की PDF है। उस PDF से अगर आप चाहो तो 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो। किस प्रकार हमने PDF बनाई हुई है देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ। उसमें जैसे कि हमारा कोई भी फॉर्मूला हो गया, जैसे कि कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया, RPM निकालने का फॉर्मूला हो गया, टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला हो गया, कटिंग स्पीड किसके लिए कितनी रखी जाती है, किसका कितना एंगल रखा जाता है, चीजल लीज एंगल क्या होता है, चीजल लीज एंगल किसके लिए कितना रखा जाता है, इनक्लाइंड एंगल किसके लिए कितना रखा जाता है, और भी बहुत कुछ, जैसे कि लिस्ट काउंट हो गए, आपके किसी भी कंपोनेंट का कोई भी एंगल हो गया, कौन से कंपोनेंट किस किस धातु से मिलकर बने हैं, कंपोजिशन हो गया, ये सब आपको हमने एक PDF में डिजाइन किया हुआ है ताकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपको कहीं अलग ना भटकना पड़े। जितने होते हमने सब एक PDF में डिजाइन किया। और वो PDF आपको कहाँ मिलेगी? जो DRDO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं में हमने ऐड कर दी है। तो आप DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो उसी के साथ आपको वो PDF मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और डाउनलोड कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे आपकी फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर कोई भी ट्रेड हो, प्रत्येक, चाहे आपका IOCL का हो, चाहे आपका DRDO का हो, चाहे आपका बार्क आर्केट, किसी भी टेक्निकल एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़िए, आप खुद समझ में आ जाए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग अ कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। जब हम किसी वर्क पीस की नाप लेते हैं तो उसका एक्चुअल साइज हम मापेंगे, यानी कि वास्तविक आकार। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ पर होता क्या है,
कोई कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लगा देते हैं नॉमिनल आकार। नॉमिनल आकार आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉमिनल साइज आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी कंपोनेंट किसी वर्कपीस का माप लेते हैं तो हमको वहाँ पर उसका एक्चुअल साइज वास्तविक आकार ही पता करना होता है, क्योंकि नॉमिनल साइज तो पहले से डिफाइंड रहता है। एक्चुअल साइज हमको पता चलेगा, जैसे कोई हमारा वर्कपीस है यहाँ पर 10 mm का, हम उसे नापेंगे, जब हम अगर 10 mm हमारा वहाँ पर नाप आ रहा है तो हमारा उसका एक्चुअल साइज रहेगा, ना कि नॉमिनल साइज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस। किसी सतह की समतलता और चौकोरेपन जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए पता होगा कि स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 विच इज नॉट द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं है, कौन सा प्रयोग नहीं है ट्राई स्क्वायर का, देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है मेजरिंग राइट एंगल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेजरिंग राइट एंगल, हम यहाँ पर ट्राई स्क्वायर से राइट एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं, ओनली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है चेकिंग स्क्वायरनेस, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मार्किंग स्ट्रेट लाइन एंड 90 डिग्री अगेंस्ट एंगल, किसी किनारे के साथ 90 डिग्री की लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। सेटिंग वर्कपीस या 90 डिग्री पर वर्कपीस को सेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी समकोण को माप नहीं सकते हैं, तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर। आउटसाइड माइक्रोमीटर नेगेटिव एरर है, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। हम करेक्ट रीडिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी माइक्रोमीटर जब नेगेटिव एरर रहती है तो हम उस माइक्रोमीटर की वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर है अगर, तो उसकी वास्तविक रीडिंग में हम जितनी नेगेटिव एरर उतने को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते, तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर 60 में बोला जा रहा है एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ पॉजिटिव एरर। जब आपकी आउटसाइड माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर रहेगी तो आपको जो भी आपका पठन जो भी रीडिंग आ रहा है उसमें आपको घटा देना है, जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही आपको घटा देना है। तो यहाँ पर आपके लिए दिख जाएगा डिडक्टिंग द पॉजिटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मैंने बताया था कि माइक्रोमीटर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो माइक्रोमीटर जितने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जो सभी क्वेश्चन किसी न किसी डिपार्टमेंट में पूछे गए हैं, तभी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, इन अ मीट्रिक माइक्रोमीटर आ कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस। यहाँ पर बहुत ध्यान समझने वाली बात है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ थिम्बल। जब हमारा थिम्बल एक चक्र आगे बढ़ता है तो कितनी दूरी को तय करता है, तो हमारा जो स्लीव जो होता है उसके एक एक भाग का मान कितना होता है, 0.5। और जो थिम्बल हमारा होता है, थिम्बल जो हमारा होता है वो 50 भागों में डिवाइड रहता है। तो हमारा जब थिम्बल एक चक्कर पूरा करेगा, यानी कि स्लीव के एक भाग के बराबर आगे बढ़ेगा, तो एक भाग का मान कितना होता है, 0.5। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा 0.5, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ अ 75 से 100 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज है 75 से 100, इसकी जीरो रेटिंग आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में जिसने माइक्रोमीटर को गहराई से नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा है उसकी रेंज ही 75 से स्टार्ट हो रही है, 75 से 100 mm तक का माप ले सकता है, तो उसकी जीरो रेटिंग कितनी होगी, 0.75 होगी, क्योंकि 75 से उसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 75। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से लगा देते हैं 0.01 mm, जो कि उनका बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि 25 से 50 तो आपकी जीरो रीडिंग यहाँ पर पूछते तो 25 mm आपकी जीरो रीडिंग हो जाती। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जा सकने वाले न्यूनतम माप यानी कि लिस्ट काउंट आपसे पूछा जा रहा है। न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, तो हम न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कहते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कमेंट करिएगा, आप अपना स्कोर चेक करिएगा आप कितने पानी में हो। अगर आपको वीडियो हमारी मेहनत क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, और शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों को, आपके प्यारे भाइयों को हेल्प हो सके, ये हेल्पफुल वीडियो उन तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द
चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी व्यास की संकेंद्रीयता की जांच करने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन से टूल का यूज करेंगे। तो आपके लिए पता होगा, जब भी हम कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करते हैं तो हम वर्नियर कैलिपर से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम चेक कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर। आपका जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, डेली टेस्ट देने के लिए, संडे लाइव टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। डिस्कशन करने के लिए डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने DRDO सेप्टेम 10 फुल कोर्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके चेक करिए, चेकआउट करिए, वहाँ से देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने माइक्रोमीटर डिटेल वीडियो नहीं देखी, उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो जाके वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 है, टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द पॉपुलर ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द फोल्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी परिभाषा लिख दी है। यहाँ पर ओनली बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मैकेनिज्म पर हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है, इसका सिद्धांत पूछ रहा है। तो हमारा जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो हमारा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पर काम करता है। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर, Which one of the following instrument used to measure accurately। यहाँ पर टेपर के कोण की परिशुद्धता मापना है। यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल ऑफ टेपर, टेपर के कोण की परिशुद्धता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करेंगे। यहाँ पर परिशुद्धता ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्यूरेटली आपको मापना है। हम बेबल गेज से भी टेपर को कोण माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेबल प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते, टेपर गेज से चेक कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सी ऑप्शन मिल जाएगा, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, जो कि हमारा 100% सही आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का क्या अभिप्राय है। कभी देखिए कुछ एरर जो होती हैं माइक्रोमीटर, कुछ एरर होती हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट एरर हो गई आपकी, रैंडम एरर हो गई, जीरो एरर हो गई। तो ये एरर जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कभी पूछे गए हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। लेकिन माइक्रोमीटर डिटेल वीडियो आप देखोगे तो आपको कुछ एरर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 3 या 4 एरर होती हैं, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, फुल वॉच करिए, बहुत हेल्प होगी, बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपने पढ़ा। यहाँ पर माइक्रोमीटर शून्य त्रुटि का अभिप्राय क्या होता है ये बताना। तो शून्य त्रुटि क्या होती है, देखिए शून्य त्रुटि होती क्या है। यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, देयर इज नेजिलेबल गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द एनवल। स्पिंडल और एनवल के बीच कुछ तुच्छ अंतराल होता है। वो यहाँ पर बोल रहा है माइक्रोमीटर इज ट्रू, माइक्रोमीटर सही है। यहाँ पर बोल रहा है जीरो मार्क ऑन द थिम्बल इज नॉट विजिबल, थिम्बल पर शून्य का निशान दिखाई नहीं देना, ये हमारे जीरो शून्य त्रुटि होती है। डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो ऑन द थिम्बल एंड डेटम लाइन ऑन स्लीव डू नॉट कंसिडर्ड विथ बिन मेजरिंग फेस आर इन कॉन्टेक्ट। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि हमारा कोई माइक्रोमीटर है, देखिए यहाँ पर ये हमारा कोई माइक्रोमीटर है, और इसमें क्या हो रहा है कि जिसके जो मेजरिंग फेस जो हैं स्पिंडल और एनवल तो यहाँ पर कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो हमारा थिम्बल यहाँ पर है, थिम्बल और स्लीव है, थिम्बल और जो स्लीव जो हमारी है उसके जो शून्य हैं वो कांटेक्ट यानी कि वो एक लाइन में, सीधी लाइन में नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमारी होती है जीरो एरर, क्या कहलाती है, शून्य त्रुटि। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जब मापन फेस संपर्क में होने पर थिम्बल का शून्य तथा स्लीव का शून्य आधार रेखा पर आपस में मिलान नहीं करते हैं, तो हमारी कहाँ वो कौन सी एरर होती है, शून्य त्रुटि, जीरो एरर होती है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोल रहा है लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू, माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है। तो लॉक नट हम क्यों लगाते हैं, जब हम किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर हम स्पिंडल को लॉक कर सकें ताकि हमारी रीडिंग ना हिल सके, हम वहाँ पर सही से रीड कर सकें, इसलिए हम लॉक नट प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमारा स्पिंडल होता है यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा लॉक नट लगा होता है जिससे हम लॉक कर देते हैं। तो बी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक द रीडिंग आफ्टर सेट
सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर, रैचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। रैचेट स्टॉप का क्या कार्य होता है आपके लिए पता होगा, दबाव को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल द प्रेशर। रैचेट स्टॉप से हम कंपोनेंट पर कितना फोर्स लगा सकते हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपको याद है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, आपको याद है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। रैचेट स्टॉप से हम कंपोनेंट पर कितना फोर्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर, बर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, बर्नियर गहराई वो जो होता है, बर्नियर डेप्थ गेज होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग हम करते हैं डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, अंध सुराख की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख्य मापनी का माप होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर बोल रहा है मेन स्केल डिवीजन, आपको बताना है मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ ईच बर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, बर्नियर बेवल चांदा प्रत्येक बर्नियर मापनी का, वहाँ पर अभी मैंने बताया कि मेन स्केल का 1 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बर्नियर स्केल डिवीजन, क्या पूछ रहा है, बर्नियर स्केल डिवीजन, तो प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीजन का होता है 5 मिनट, प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीजन का 5 मिनट होता है। और जो हमारी बर्नियर स्केल जो हमारी बनी होती है, जो हमारी बर्नियर स्केल बनी होती है, जो जीरो होता है, जीरो के इस साइड और जीरो के इस साइड लेफ्ट और राइट हमारे 12 निशान अंकित होते हैं, जीरो से लेफ्ट 12, जीरो से राइट 12, जिसका एक डिवीजन का मान हमारा 5 मिनट होता है। जब हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं तो इसमें हमको जितना भी आ रहा है जौन सी भी लाइन हमारे यहाँ पर मिलान कर रही, मान लीजिए जीरो से हम गिनते हैं 1 2 3, तीसरी लाइन हमारे यहाँ पर मेन स्केल पर यहाँ पर मिलान कर रही, तो हमको वहाँ पर 3 में 5 का गुणा करने के बाद 15 मिनट हमारा जो हमारी रीडिंग आएगी। जैसे कि हमारा जीरो कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर 20 डिग्री पर मिलान, और हमारी जो बर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे यहाँ पर तीसरी लाइन यहाँ पर कोई किसी लाइन से मैच हो रही है, तो हम यहाँ पर 5 का उसमें इंटू करने के बाद 15 मिनट यानी कि 20 डिग्री 15 मिनट आपकी रीडिंग आ जाएगी। इस प्रकार से हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग को मेजर करते हैं, मापते हैं। आपको रीडिंग लेना आना चाहिए। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर कैलिपर, बर्नियर माइक्रोमीटर, इन सभी का लिस्ट काउंट निकालना है, रीडिंग लेना जरूर आना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं गाइज, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करिए, इसका मैं डिटेल लेक्चर लेके आ जाऊंगा, आपके लिए डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। सो दोस्तों, ये मेन टॉपिक है जो आपको गहराई से पढ़ना है। किसी टॉपिक को छोड़ सकते हो लेकिन इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि मेटल और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का चैप्टर है, माइक्रोमीटर का है, मेजरमेंट का जो पूरा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ग्राइंडिंग है। ऐसे कुछ आपके चैप्टर हैं जो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है वन विच पार्ट ऑफ द बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आर द मेन स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल अंशांकित यानी कि अंकित होती है। यहाँ पर जो हमारे मेन स्केल होती है वो कहाँ पर बनी होती है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में, जब यहाँ पर इसकी बात हुई है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गाइज, आपको बिल्कुल सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कोई बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यहाँ पर हम बना लेते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर हम एक फ्री हैंड ड्राइंग बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। ये हमारी होती है, क्या होती है, डिस्क होती है गाइज, ध्यान रखना, इसे हम डिस्क बोलते हैं। और जो हमारा अंदर वाला भाग जो है इसे हम बोलते हैं डायल, ध्यान रखना गाइज, इसे हम बोलते हैं क्या, डायल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा मेन स्केल जो हमारी होती है वो पूरा मान उसका 360 डिग्री होता है। इसका जो पूरा मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 समकोण होते हैं, जैसे कि यहाँ से 0 से शुरू हुआ, यहाँ तक 90 आया, फिर यहाँ से 90 से फिर यहाँ पर 90 आया, फिर यहाँ से 90 पर, फिर यहाँ से 90, ऐसे 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं। इस पर हमारी मेन स्केल अंकित होती है डिस्क पर। हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है।
मेन स्केल डिस्क पर अंकित होती है, जो कि बाहरी तरफ डिस्क होती है। और जब बोला जाए कि बर्नियर स्केल, जो हमारी बर्नियर स्केल जो होती है यहाँ पर बर्नियर स्केल डायल पर लगी होती है, हमेशा बर्नियर स्केल डायल पर लगी होती है। ये हमारी ब्लेड होती है जो हमारी एक साइड 45 डिग्री पर ग्राइंड होती है, बेवल होती है, और एक साइड 60 डिग्री पर बेवल होती है। ये हमारा स्टोक होता है। जब भी हम किसी कोण को मेजर करते हैं तो हमारे स्टोक एंड ब्लेड दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस में आते हैं, तभी हम किसी कंपोनेंट के कोण को मेजर कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पर समझ चुके होंगे और इसका आंसर आप कमेंट अप कर सकते हो। यहाँ पर मेन स्केल कहाँ अंकित होती है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क पर अंकित होती है। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑन विच पार्ट ऑफ द बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आर द बर्नियर स्केल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बर्नियर स्केल कहाँ अंकित होती है। अभी मैंने आपके लिए बताया कि बर्नियर स्केल जो हमारी होती है वो डायल पर अंकित होती है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर बोल रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों ध्यान रखना, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर एंड बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एंड बेवल प्रोटेक्टर ये सब अलग अलग मेजरिंग टूल हैं। ध्यान रखना गाइस, अलग अलग मेजरिंग टूल है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा सर्वत्र बेवल चांदा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका अगर लिस्ट काउंट पूछा जाए तो इसका लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हमेशा ध्यान रखना, मैंने कई लेक्चर में इसके बारे में डिटेल दे चुका हूं। अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते हो तो आपके लिए पता होगा, अगर नहीं करते हो तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी थ्योरी अच्छी हो सके और आप प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम को क्रैक कर सको, अच्छा स्कोर कर सको। अगर आपने अभी तक हमारे टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। 76 नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछ रहा है या बेवल प्रोटेक्टर पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जो कि होता है 5 मिनट। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। बर्नियर आउटसाइड, ध्यान रखना ना कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, यहाँ पर बोला जा रहा है बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर। आपके लिए पता होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर एंड बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर दोनों अलग अलग होते हैं। जो हमारा बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट सिंपल वाले आउटसाइड में माइक्रोमीटर से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे सिंपल वाला जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, बट यहाँ पर पूछा जा रहा है बर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर। तो बर्नियर मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर बोल रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। मैंने यही बताया कि 0.01 mm, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, if the zero graduation of the thimble division of an outside micrometer is below the datum line when the measuring faces of the micrometer are incorrect, the error is। देखिए यहाँ पर एरर से कई क्वेश्चंस कई डिपार्टमेंट से पूछे गए, आपके लिए इस पीडीएफ में भी कई क्वेश्चंस मिल गए होंगे देखने को। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन संदर्भ रेखा से नीचे रह जाती है, जो रेफरेंस लाइन स्लीपर होती है उससे नीचे रह जाती है, तो जबकि माइक्रोमीटर के मापन फेस परस्पर संपर्क में है, तब त्रुटि कौन सी होती है। तो आपके लिए मैंने अभी बताई है आपके लिए कौन सी त्रुटि, जब हमारी किसी भी माइक्रोमीटर की थिम्बल की जीरो लाइन रेफरेंस लाइन से नीचे रहती है तो वहाँ पर हमारी पॉजिटिव एरर होती है। कौन सी एरर होती है? पॉजिटिव एरर। अब इसे हम याद कैसे रखें? देखिए हमारा जब यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेन स्लिप बना देता हूँ, स्लिप है, ये हमारी स्लिप की रेफरेंस लाइन है, ये हमारा थिम्बल है, ये हमारा थिम्बल है, ये हमारी थिम्बल की रेफरेंस लाइन है। जब भी ये नीचे रह जाती है यानी इसने पहले से ही कुछ ना कुछ माप रखा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, इसने कुछ ना कुछ मेजर कर रखा है। तो जब भी हम इसकी एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए जो इसने यहाँ पर मेजर कर रखा है, कुछ ना कुछ वैल्यू इसने मेजर कर रखी, तो उसे हमको वहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी एक्चुअल रीडिंग निकल के आएगी। तो पॉजिटिव एरर में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जब रेखा नीचे रहती है, रेखा के नीचे जीरो रहता है तो हमारी पॉजिटिव एरर हो जाएगी, और जब हमारा जो रेफरेंस लाइन से जीरो ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर हमारी नेगेटिव एरर होगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है if the zero graduation of the thimble division of an outside micrometer is above the datum line when the measure, यहाँ पर क्या बोल रहा है? above। जब ऊपर चली जाती, तो ऊपर चली जाती यानी कि क्या हो रहा है? ऊपर चली जाती, पहले से ही कुछ आगे निकल चुकी हमारी ग्रेजुएशन,
तो कुछ वैल्यू यानी पहले से ही आगे निकल चुकी है, तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ऋणात्मक त्रुटि होती है, नेगेटिव एरर होती है, तो जो हम पहले से कुछ ना कुछ निकल चुकी है ना, उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऋणात्मक में पॉजिटिव यानी कि जोड़ना पड़ेगा। ऋणात्मक एरर में हम वहाँ पर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि पहले से ही वहाँ पर कुछ माइनस, यानी कि माइनस हमारा वो क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर चल रहा है, तो हम वहाँ पर ऋणात्मक त्रुटि में हम वहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर सही ग्रेजुएशन, सही रीडिंग हमारी आ जाती है। तो नेगेटिव एरर होती है जब हमारी जीरो लाइन से ऊपर निकलता है, पॉजिटिव एरर होती है जब हमारी जीरो लाइन नीचे आती है। क्वेश्चन नंबर 89, आई होप कि आप पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर अच्छे से समझ चुके होंगे। In which of the following micrometer the graduation on thimble and sleeve are in reverse direction to that of outside micrometer? निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है? तो आपके लिए पता होगा जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसकी हमारी ग्रेजुएशन विपरीत दिशा में होती है। उसमें क्या होता है, जो थिम्बल द्वारा जितने भाग ढके होते हैं वो हमारी एक्चुअल रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 82, A depth micrometer can be used to measure wide range of size because गहराई माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो हम इट इज इक्विप्ड विथ अ नंबर ऑफ एक्सटेंशन रॉड का वहाँ पर प्रयोग करते हैं ताकि हम साइज को बढ़ा सकें, अधिक रेंज में साइज को माप सकें। वहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ ऑन बेबल एज ऑफ द थिम्बल ऑफ अ मेट्रिक। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल में बेबल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.01 mm होता है, जो हमारी क्या होती है गाइस, लिस्ट काउंट होती है माइक्रोमीटर की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोल रहा है आपका 84 नंबर का, द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इक्वल टू, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके समतुल्य होता है? लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला आपको यहाँ पर अगर पता होगा, अगर आप लिस्ट काउंट निकालना जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही आंसर दे सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एक मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आप करते हो तो आपका लिस्ट काउंट निकल जाता है, जो कि हमको ए ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीव ऑफ अ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या होता है? तो आपके लिए पता होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे छोटे डिवीजन है। सबसे छोटे डिवीजन से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बोल रहा है स्लीव पर बने जो डिवीजन के एक भाग का मान क्या होता है? तो हमारा होता है 0.5। यहाँ पर 0.5 दे देता है, कभी कभी क्या देता है 0.50, जो कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जीरो एरर ऑफ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेकड विथ। यहाँ पर आपको शून्य त्रुटि किसके साथ चेक की जा सकती है? 50 mm का आपका टेस्ट फीस होगा, जिससे हम वहाँ पर शून्य त्रुटि को चेक कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर का, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लें ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको बेनिफिट हो सके, आपको फ़ायदा हो सके। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आ माइक्रोमीटर हैज अ पॉजिटिव एरर 0.3 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर मेजर 23.1 mm। यहाँ पर किसी माइक्रोमीटर में कौन सी एरर है? पॉजिटिव एरर है आपकी 0.3। तो मैंने अभी क्या बताया, पॉजिटिव एरर है तो हमको माइनस करना है, नेगेटिव एरर करना है तो प्लस करना है। तो हम पॉजिटिव एरर है हमारे 0.03 mm और हमारा जो रीडिंग है वो कितनी 23.51, तो हम 0.3 माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी 23.49 हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, जो कि हमको मिल जाती है ऑप्शन नंबर सी में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है आ माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर 0.03 mm आपकी नेगेटिव एरर है, वही आपका मेजरमेंट वैल्यू है आपकी 23.51। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 54। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 0.02 mm है गाइस, सॉरी यहाँ पर 0.3 नहीं 0.2 है। जब भी हम 0.0251 में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 023.53।
तो हमको ये वैल्यू कहाँ पर मिल जाती है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी में हमको 23.53 आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर। जब बार बार बोल रहा हूँ गाइज, आप मेरे आंसर देने से पहले आंसर को कमेंट करिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है गाइज, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है और आपको फंसा लेता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्नियर डिवीजन ऑफ अ वर्नियर माइक्रोमीटर। यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन के एक भाग का मान बताना है। आपके लिए पता होगा, मैंने बताया था वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में। जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो किस तरीके से एडवांस होता है, अलग होता है। जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है सेम आकार उसका उसी प्रकार होता है, बट उसकी ग्रेजुएशन में अंतर होता है। ग्रेजुएशन में क्या अंतर होता है, जो उसकी स्लीव जो होती है, हमारी स्लीव जो होती है, स्लीव जो हमारी होती है उस माइक्रोमीटर की, ठीक है, स्लीव जो होती है उसकी स्लीव पर यहाँ पर 9 लाइन बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं गाइज, 9 लाइन बनी होती हैं, जिसे हम वर्नियर लाइन बोलते हैं, वर्नियर डिवीजन बोलते हैं। अब उसके एक भाग का मान क्या होगा यहाँ पर, जो कि 10 लाइन के बराबर। यहाँ पर जो हमारा 10 होता है उसके 10 मान जो होता है, जो स्लीव की हमारी ग्रेजुएशन 10 होती है उसके बराबर होती है। तो हमारे एक भाग का मान हमको पता है। हमारे वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.001 mm, 0.001 mm होती है। जब कब निकलती, जब हम इसमें थंबल के भाग का मान लगाते हैं, तब इसमें लगाते हैं किसमें, वर्नियर डिवीजन के एक भाग में। तो वर्नियर स्केल डिवीजन के एक भाग का मान आपका होता है 0.009 mm। ध्यान रखना गाइस, 0.009 mm आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड अलॉन्ग विथ स्टील रूल, द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर इज। कितना घुमा के बोला जा रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि यहाँ पर कैलिपर की एक्यूरेसी बताना है आपको। कैलिपर की एक्यूरेसी हमारे किस पर डिपेंड करती है, स्टील रूल पर, क्योंकि कैलिपर जो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की माप हम स्टील रूल पर चेक करते हैं, स्टील रूल से मापते हैं, ठीक है। तो हमारी उस स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.50 mm। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर। द एरर को यहाँ पर द एरर caused due to particles of dust on the measuring face of instrument is called। यहाँ पर डस्ट यानी कि धूल के कारण, यहाँ पर यंत्र के मापने वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि आपकी कुछ त्रुटियां एरर्स होते हैं जो आपको ध्यान पड़ना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धूल के कणों के कारण जम जाने से कौन सी त्रुटि होती है, वो हमारी होती है गाइज कॉन्टेक्ट एरर, यानी कि संपर्क एरर। आपकी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे जो मेजरिंग फेस हैं उस पर जब हमारे धूल के कण जब जम जाएंगे तो हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस से धूल के कण एकदम जो उनकी जो यानी कि फिनिशिंग थी, जो उनका वैल्यू थी पहले, वो उस तरीके से वहाँ पर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। धूल के कण वहाँ पर आपत्ति पैदा करेंगे तो हमारी वहाँ पर कॉन्टेक्ट एरर हो जाएगी। ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर। द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से। वर्नियर कैलिपर की गहराई की छड़ यानी कि डेप्थ बार जुड़ी होती है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें हमारी जो पीछे डेप्थ बार लगी होती है वो किस जॉ से जुड़ी होती है, आपसे पूछा जा रहा है किस जॉ से जुड़ी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये होता है मूवेबल जॉ, ये होता है हमारा फिक्स जॉ। तो हमारे जो मूवेबल जो होता है उससे हमारी यहाँ पर डेप्थ बार जुड़ी, तभी तो आगे पीछे स्लाइड कर पाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमको मिल जाता है, मूवेबल जॉ चल जबड़ा। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, वहाँ पर आपको 2 PDF मिलेंगी एडवांस में, जो कि आपकी 1000 प्लस क्वेश्चन बना सकती हैं और आपके 5 से 6 नंबर प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम में पक्के करा सकती हैं, सिर्फ 2 PDF ही। और DRDO सेप्टेम्बर 10 को एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है कि पिछले साल DRDO सिलेबस से कहाँ से किन किन टॉपिक से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकोगे। ठीक है, अगर आपने यूथ कंपटीशन टाइम्स फिटर बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लीजिए। अगर आपको उस बुक की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर। रैक के दांत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है। जो हमारी टूथ की थिकनेस मापी जाती है वो मापी जाती है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से।
तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा गियर टूथ बर्नियर कैलिपर। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 ध्यान से समझना गाइस। बोल रहा है द सेंसिटिवनेस ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड्स अपॉन, स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता पर निर्भर करती, किस पर उसकी स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता सेंसिटिविटी निर्भर करती है। तो आपको यहाँ पर आपने अगर स्पिरिट लेवल के बारे में कभी नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। इस प्रकार से कर्व में हमारी एक कांच की ट्यूब रहती है, इसमें हमारा अल्कोहल भरा होता है और इसमें एक पानी का बुलबुला बना होता है। हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर सही से नहीं बना है, आपकी बिल्कुल सही रहती है। उसका समान डाया रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बिल्कुल समान डाया उसका रहता है, लेकिन कर्व में होती है। ध्यान रखना, किसी भी कंपोनेंट किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। स्पिरिट लेवल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी, यानी कि उसकी एक तरीके से बोल रहा है कि उसकी शुद्धता किस पर निर्भर करती है कि ये शुद्ध है। तो जो इसमें पानी का बुलबुला जो होता है, इसमें पानी का कांच की नहीं, पानी का बुलबुला नहीं, सॉरी, कांच की नली की वक्रता जो होती है उस पर डिपेंड करता है। सी इज द राइट आंसर आपको निकल के आ गया। यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब की जो कर्वेचर जो वक्रता होती है उसके ऊपर हमारी क्या डिपेंड करती है गाइज, उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, स्क्वायरनेस को किसके द्वारा एक्यूरेटली यानी कि बिल्कुल सही से परिशुद्धता से हम माप सकते हैं, बाय यूजिंग किसके द्वारा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत डिफरेंट, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा ट्राई स्कोर एंड स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा ट्राई स्कोर एंड फीलर गेज, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा सिलेंडर स्कोर एंड स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा बेबल एज एंड ट्राई स्कोर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत अलग ऑप्शन है, ऐसी क्वेश्चन आपको फंसा देता है। अब आप बोलोगे बहुत सिंपल चैप्टर है ट्राई स्कोर, लेकिन ट्राई स्कोर से जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है बहुत अलग लेवल के बनाता है, इस प्रकार से फंस जाते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है ट्राई, ये ऑप्शन में है ट्राई स्कोर एंड स्लिप गेज। तो हम ट्राई स्कोर से तो चौकोरपन की त्रुटि हो तो परिशुद्धता माप सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रुटि चक्कर, चौकोरपन से हम अगर फ्लैटनेस बोलते, मतलब अगर फ्लैटनेस बोलते तो स्लिप गेज हमारा सही होता है, स्लिप गेज जो हमारा होता है बिल्कुल एकदम सही साइज बना होता है। फ्लैटनेस तो हम किसी कंपोनेंट चेक कर सकते हैं एक तरीके से, लेकिन स्क्वायरनेस इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बनता कि हम चेक कर सकते, तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखिए सी ऑप्शन में हम देखते हैं, बी ऑप्शन में देख लेते हैं। बी ऑप्शन है ट्राई स्कोर एंड फीलर गेज। फीलर गेज आपको पता होगा कि हम किसी भी दो कंपोनेंट के बीच जो हमारा उसमें क्लियरेंस होता है उसको चेक करने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। और ट्राई स्कोर के बारे में तो आपके लिए पता होगा कि स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस एंड आपकी चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्क्वायरनेस आपसे बोल रहा है तो ट्राई स्कोर से हम चेक कर सकते हैं। अब बोल रहा है मैं त्रुटि हो, स्क्वायरनेस में आपकी त्रुटि हो, एरर इन स्क्वायरनेस, तो त्रुटि आपको कैसे पता चलेगी, जैसे कि हमारा कोई यहाँ पर जॉब है, इस प्रकार स्कोर है, यहाँ पर हम जब ट्राई स्कोर से उसे चेक करेंगे, यहाँ पर ट्राई स्कोर हमने इस प्रकार से लगाया उसमें, तो यहाँ पर मान लो कि कोई गैप यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर हम उसमें फीलर गेज घुसेड़ेंगे, फीलर गेज से चेक करेंगे कितना गैप है, कितनी एरर है। तो यहाँ पर हमारा बी इज द राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्राई स्कोर एंड फीलर गेज से हम चौकोरपन में त्रुटि हो तो उसे परिशुद्धता से मापन कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंसेप्ट के साथ बिल्कुल 95 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपका बोल रहा है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर के कई टाइप्स होते हैं, यानी जनरली 3 टाइप होते हैं, फिर 3 टाइप में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में कई टाइप होते हैं, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, गियर टूथ माइक्रोमीटर। अब इनसाइड माइक्रोमीटर के भी 2-3 टाइप होते हैं, लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर कोई टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्यूब माइक्रोमीटर बोल रहा है। ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं ट्यूब और बैरल की मोटाई, यहाँ पर सी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बॉल थिकनेस ऑफ द ट्यूब एंड बैरल। किसी पाइप की ट्यूब की मोटाई को नापने के लिए हम ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग हम फ्लैंज की मोटाई मापने के लिए करते हैं। जब मैं माइक्रोमीटर का लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए डिटेल में बताऊँगा, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई के लिए, थोड़ा सा हमको अंदर से मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ी और जुनून जाकर मेरे अंदर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, हमको जुनून आता है कि हाँ हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो हमारी मेहनत सफल हो रही।
करिए। जब तक आप लाइक नहीं करते हो तो हमको अंदर से फील नहीं आता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप अपना लाइक डिसलाइक करके अपना वोट दे सकते हो और हमको बता सकते हो कि हाँ भाई आपका कंटेंट बहुत अच्छा हमको पसंद आ रहा है, तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप कंटेंट देखते हो, अच्छी बात है, पसंद आता है, थोड़ा लाइक कर दीजिए, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द पिच डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड इज चेकड बाय। बाहरी स्क्रू चूड़ी की पिच का व्यास मापन में किया जाता है। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड को मेजर करना है, तो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, अन्यथा इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, गलत करके आएंगे। यहाँ पर बोल रहा है आप बर्नियर कैलिपर 29 मैन स्केल डिवीजन, कितने हमारे मैन स्केल डिवीजन 39, ठीक है। स्केल डिवीजन डिवाइड इनटू 40 इक्वल पॉइंट इन द बर्नियर स्केल डिवीजन, 40 इंटू 40 बर्नियर स्केल के डिवीजन के समान रूप में बांटा गया है, ठीक है। तो देन व्हाट इज द इट्स लिस्ट काउंट इन mm, तो हमको पता है हम कैसे निकालते हैं, मैन स्केल डिवीजन माइनस एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन निकालते। तो मैन स्केल डिवीजन का मान तो आ गया हमारा 29, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालने के लिए हम माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 39/40 करेंगे, तो हमारा एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर लेंगे 39/40। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे आएगा 40, यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा 1। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आप खुद बता दीजिए। यहाँ पर हमारा निकल के क्या आएगा, खुद आप बता सकते हो। यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी कि 2, 0.025 mm आपका निकल के आएगा, 0.025 यानी कि सी ऑप्शन में आपको मिल जाता है। देखिए आप ए मत लगा देना, आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है 0.025 mm, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप कहोगे कि बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो इसमें वैल्यू दी होती है उसी के अनुसार आपको लिस्ट काउंट ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 98, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज थ्रेडेड स्पिंडल विथ अ पिच ऑफ। मीट्रिक माइक्रोमीटर की एक चूड़ी स्पिंडल होता है जिसका पिच होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर को एक चूड़ीदार स्पिंडल होता है जिसका पिच होता है 0.50 mm। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हमारे मेजरिंग एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से लिए गए थे, जो कि प्रत्येक एग्जाम से आपके पूछे गए थे। एक एग्जाम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमको देखने को मिलेंगे, आपको भी DRDO में 102 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, इसका डिटेल लेक्चर में लेके आऊंगा, वो आप बात कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, विच इज द फॉल्स रीडिंग मेजर फ्रॉम अ 0.25 mm मीट्रिक माइक्रोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं, 100% गलत करके आते हैं। बहुत कम स्टूडेंट इसका कम आंसर दे पाते हैं। जो कुछ स्टूडेंट रहते हैं आंसर दे के आते हैं, वो भी रट्टा मार के रटा हुआ होता है, वो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर दे के आते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर एक माइक्रोमीटर यूज किया गया है जिसकी रेंज है 0 से 25 mm के बीच कोई माप को ले सकता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा माप है जो हम इस माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक 0.25 माइक्रोमीटर से लिए गया माप कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो जी हमारे 3 इसमें से कोई सही है लेकिन एक गलत दिया गया है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर समान वैल्यू आपके लिए देखने को मिलेंगे, कैसे हम डिफाइन करें कौन सा गलत, मैं आपके लिए बताऊँगा गाइज, मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता होगा कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो लिस्ट काउंट जो होता है वो हमेशा होता है 0.01, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव आपको लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये ऑप्शन को हम चेक करते हैं, हमारे यहाँ पर रीडिंग निकल के आ रही है 20.220। आपके लिए पता होगा माइनस पॉइंट के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग निकल के आ रही है वो आ रही है 20.22। ये हमारी रीडिंग सही है क्योंकि 2 अंक बाद ही दशमलव है। अब बी ऑप्शन हम चेक करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर हमारी रीडिंग निकल के आ रही है 20.21 यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस रीडिंग को हम ले सकते हैं, माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम चेक करते हैं, इसमें हमारी रीडिंग क्या निकल के आ रही है 20.19, 0 कोई महत्व नहीं रहता। आपको अगर लिस्ट काउंट से आप इसे स्पेसिफाई करोगे, संतुष्टि करोगे, तो इसी से हम बना सकते हैं, इसी से आपको पता लगा सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको वैल्यू चेंज कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर समझना है, कंसेप्ट समझना है, फंडामेंटल अपना क्लियर करना है। जब आप
पढ़ रहे हो तो सही से पढ़िए। यहाँ पर ए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 20.023, यानी कि जो दशमलव के बाद लगा होता तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव से यहाँ पर बाद में भी कुछ अंक है, यानी कि यहाँ पर तीन अंक बाद हमारा जीरो यानी कि पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो हमारा कभी भी 3 अंक बाद दशमलव नहीं आ सकता। कोई भी हम मेजरमेंट कोई भी रीडिंग ले लें, हमारा 3 अंक बाद दशमलव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता कि जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो पहले हम उसका जो हमारी स्लीप जो होती है मेन डिवीजन हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मेन डिवीजन 20 दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो थिम्बल की लाइन जितनी जो भी लाइन मिल रही है उससे उसका जैसे कि हमारे मान लो यहाँ पर 15 ग्रेजुएशन की लाइन यहाँ पर स्लिप पर मिल रही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट में इंटू करते हैं। तो जब हम लिस्ट काउंट में इंटू करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी 0.15, क्या निकल गई 0.15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 अंक बाद, यानी कि 2 अंक से पहले कभी जीरो नहीं आ सकता है गाइस, ध्यान रखना। चाहे रेंज कोई भी हो 25 से 75, 50 से 75 या आपकी 75 से 100, माइक्रोमीटर की रेंज कोई भी हो, आपका यहाँ पर रेंज भी चेंज कर सकते हो, आप कन्फ्यूज मत होना। कोई भी रेंज हो आपका यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव कभी नहीं आएगा, 3 अंक से पहले दशमलव कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए वाली वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अपने भाई को सपोर्ट करें। वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।